पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि कुछ देर टेक्नीशियन के यहाँ रुकने के बाद वानजोंग चेन युआन को कुछ घंटे के लिए बाहर घुमा लाया। सुवी एक कोने में बैठी थी, शर्माते हुए वाइन का गिलास उठाया। चेहरा गुलाबी हो गया था। वो चेन युआन की तरफ देख रही थी, टोस्ट करने को तैयार। जैसे ही चेन युआन ने उसका इशारा देखा, उसने हल्के से हाथ पकड़कर रोका नहीं पीना। आज रात तुम पहले ही ज्यादा पी चुकी हो। वैसे भी तुम ऐसी जगहों पर अक्सर नहीं आती, है ना? अगर आगे नहीं आना चाहो तो मत आना, ये तो बस काम का हिस्सा है। सुवी ने शर्माते हुए हल्की सी मुस्कान दी और कहा, धन्यवाद चेनजोंग। चेन युआन ने उसके चेहरे की मजबूरी को समझा और थोड़ा समझाते हुए बोला, एक आम परिवार की लड़की के लिए गुआनिंग जैसी बड़ी कंपनी में इंटर्न बनना कोई आसान बात नहीं है। ऐसे ही हार नहीं माननी चाहिए। पास ही बैठी लियू मंगलू ने उसकी बांह में कोहनी मारी और मुस्कुराते हुए पूछा, चेन युआन, तुम ये क्यों नहीं पूछते कि मैं जाना चाहती हूं या नहीं? चेन युआन ने बिना सोचे जवाब दिया, कोच लू को मेरी चिंता की जरूरत ही कहां है। तुम्हारे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। कहीं फानजोंग से वीचैट मैसेज तो नहीं आ गया? ये सुनकर लियू मंगलू ने हल्के अपराध बोध से बाल पीछे किए, पर जवाब देने में पीछे नहीं हटी। वो मन ही मन सोचने लगी, मेरे सारे ट्रिक्स इस पर बेअसर हैं। चेन युआन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो इसे फंसाने वाली थी, पर उल्टा ये मुझे फंसा रहा है। सुवी भी, जो पास ही बैठी थी, उसकी तरफ मुड़ी और बोली, चेनजोंग, आप कौन सा गाना गाना चाहेंगे? मैं कोई अच्छा गाना सिलेक्ट कर दूं क्या? चेन युआन ने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ भी चलेगा, तुम गाओ जो मन करे। लियू मंगलू ने फिर से उसकी कोहनी मारी और मजाक करते हुए कहा, आजकल कुछ ज्यादा ही अलग बिहेव कर रहे हो। वो छोटी सी लड़की, उसकी नजरें कुछ ज्यादा ही कशिश भरी लग रही हैं। चेन युआन ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सच में? मुझे तो लग रहा है तुम्हारी नजरें भी कुछ कम नहीं, काफी हिप्नोटाइजिंग हैं। लियू मंगलू का चेहरा लाल हो गया, पर वो चुप नहीं रही। नहीं, तुम्हारी नजरों में तो सिर्फ चाहत है, प्यार नहीं। चेन युआन ने थोड़ा गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, यही तो तुम्हारी खूबी है ना? लड़कियां चाहे जैसे भी अट्रैक्ट करें, नतीजा तो एक ही होता है। लियू मंगलू ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा नतीजा? चेन युआन थोड़ा झुककर उसके कान में फुसफुसाया, बिस्तर तक पहुंचना। और क्या? उसकी ये बात सुनकर लियू मंगलू का चेहरा एकदम लाल हो गया और उसके अंदर की हल्की सी चाहत 68 तक पहुंच गई। वो सोचने लगी, उफ, कितना इरिटेटिंग है ये इंसान। जब भी बात करती हूं, कोई न कोई ट्रैप बिछा देता है। लेकिन ये ईमानदार भी है, औरों की तरह नहीं। जो जिस्म चाहिए तो उसे भी प्यार का नाम देते हैं। इतना कहकर चेन युआन ने अपना हाथ लियू मंगलू की जांघ पर रख दिया। लियू हल्की सी कांपी और फुसफुसाकर बोली, बस करो, लोग देख रहे हैं। जुआन रेनमिन, जिसने अभी गाना खत्म किया था, पलटा और माइक उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, चेनजोंग, अगला गाना आपने ही सिलेक्ट किया है। चलिए, अब आपकी बारी है। सभी ने मिलकर रात 11 बजे तक गाना गाया। बाहर आकर जब सब कार के पास खड़े हुए, जुआन रेन ने गर्मजोशी से चेन युआन का हाथ थामा और कहा, चेनजोंग, चेन भैया, कभी नहीं सोचा था कि आप जैसे उम्र के इंसान से दोस्ती हो जाएगी। आगे भी मिलते रहेंगे। थोड़ा रुककर बोला, वैसे गुआनिंग का डेकोरेशन प्रोफेशनल ही होगा। उम्मीद है हमारा कूनैपरेशन भी अच्छा रहेगा। बड़े भाई की तरह मैं आपके लिए बेस्ट सर्विस अरेंज कराऊंगा। चेन युआन ने भी उसी गर्मजोशी से जवाब दिया, मैं सिर्फ 2 कंपनियां देख रहा हूं। आपका डिजाइन काफी प्रोफेशनल है। अगर प्राइस बराबर रही तो प्राथमिकता आप ही को दूंगा। उसी वक्त फुजिना में एक नशे में डूबी सुशेवी को सहारा देती हुई आगे बढ़ी और बोली, चेनजोंग, हम लोग अब निकलते हैं, अगली बार मिलते हैं। चेन युआन की ओर इशारा करते हुए फिर उसने प्रोफेशनल मुस्कान के साथ कहा, शुवी मेरी स्टूडेंट है, मैं इसे सुरक्षित घर पहुंचा दूंगी। जैसे ही सब चले गए, चेन युआन ने लियू मंगलू की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे लिए गाड़ी बुला दूं? उसने जवाब दिया, और तुम? चेन युआन ने दूसरी दिशा में देखा और बोला, मैं यहीं कोई कमरा किराए पर ले लूंगा, थोड़ा आराम कर लूंगा। लियू मंगलू ने हैरानी से पूछा, कमरा किराए पर? तुम्हारे पास सोने की जगह नहीं है क्या? उसने सिर थोड़ा झुकाकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तुम मुझे अपने घर ले जा रही हो? ये सुनकर लियू मंगलू का चेहरा लाल हो गया। उसने थोड़ी झेप के साथ सोचा, मैं तो इतनी जल्दी खुद को सौंपने का प्लान नहीं कर रही थी, लेकिन दिल कह रहा है कि अगर अभी नहीं बढ़ी तो ये तांग सुनझांग और चेन युआन की जोड़ी दूसरों के बीच बट जाएगी। ऐसा सोचते हुए उसने चेन युआन का हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसा मत सोचो, मैं हर किसी को अपने घर नहीं लाती। मैं एक सलीकेदार लड़की हूं। इतना कहते ही उसका पसंद करने का स्कोर बढ़कर 75 हो गया। चेन युआन थोड़ा चौंका, ऐसा है क्या? उसने मन में सोचा,
मैंने आज ऐसा कुछ खास तो नहीं किया, फिर भी लियू मंगलू की मेरे लिए पसंद इतनी बढ़ कैसे गई? लेकिन उसने ज्यादा सोचना जरूरी नहीं समझा। उसने फोन निकाला और बोला, तो अब कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे लिए गाड़ी बुला देता हूं। लिया ने तुरंत विरोध किया। मुझे घर नहीं जाना। वो थोड़े गुस्से में बोला। घर नहीं जाना? तो सोओगी कहाँ? लिया का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उसने दोनों हाथों से इशारे करते हुए कहा, तुम कितने बेवकूफ हो। मैं इतने सीधे तरीके से कह रही हूं, फिर भी समझ नहीं रहे। चेन युआन ने मुस्कुराते हुए उसकी शरारतों पर रोक लगा दी। उसने कार का दरवाजा खोला, लियाओ के बालों को हल्के से सहलाया और बोला, चलो होटल बदलते हैं। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। नशे में धुत लियाओ ने चेन्युआन के कंधे पर सिर रख दिया। थोड़ा घबराते हुए वो सोचने लगी, उम्मीद है कि चेन्युआन कैफे वाली नाम की तरह रफ नहीं होगा, थोड़ा नरम होगा। ड्राइवर ने पीछे के शीशे में ये नजारा देखा और मन में सोचा, ये फिगर, ये चेहरा, ये गाड़ी, अमीर होना भी क्या चीज है यार। कुछ देर बाद शिंगचांग के सबसे लग्जरी जूनियर होटल में चेन युआन रिसेप्शन डेस्क पर खड़ा था। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे प्रेसिडेंशियल स्वीट चाहिए और 1 महीने के लिए बुक करना है। रिसेप्शनिस्ट ने फटाफट सारे प्रोसेस पूरे किए और कहा, सर, प्रेसिडेंशियल स्वीट का रेट है 368 प्रतिदिन। 1 महीने का कुल खर्च होगा 110 हॉल और 640। लियाओ ने चुपचाप चेन युआन की बांह पकड़ ली और हैरानी से पूछा, पूरा महीना बुक कर रहे हो? चेन युआन ने बिना देर किए रिसेप्शनिस्ट से कहा, बस 110,000 ही तो हैं, कार्ड स्वाइप कर दो। मुझे 12वीं मंजिल का कमरा नंबर 1 चाहिए। उसने मन ही मन सोचा, लिया की पसंद अब 60 के ऊपर जा चुकी है, ऊपर से ट्रिपल कैशबैक भी मिलेगा, यानी फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं। लिया का चेहरा कमरे का नंबर सुनते ही लाल हो गया। उसने सोचा, 500 चेन युआन तो वाकई कुछ और ही है। दोनों तेजी से कमरे में दाखिल हुए। वो खिड़की की तरफ भागी, बाहर की ओर देखा और बोली, क्या खूबसूरत नजारा है। चेन युआन, देखो। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मन में सोचा, नाम के साथ ये थोड़ा नाइंसाफी है, लेकिन मैं दिल से चाहती हूं कि चेन युआन के साथ एक अच्छी शुरुआत हो। चेन युआन भी ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने धीरे से लियाओ की गर्दन पर कांटा और बोला, इस वक्त मेरी निगाहों में सिर्फ तुम हो, तो क्या अब बैडमिंटन खेलना शुरू करें? उसे इतना उतावला देखकर लियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, चेन युआन, मैंने अभी तक नहाया नहीं है, चलो पहले नहा लूं फिर। उसके बोलने से पहले ही चेन युआन ने उसकी पैंटी उतार दी और कहा, अगर हम रुके रहे तो बाद में फिर से नहाना पड़ेगा। लियाओ का चेहरा लाल हो गया। वह चिंता करते हुए बोली, चेन युआन, तुमने अभी पर्दे तक नहीं खोले। चेन युआन काम में लग गया और सोचने लगा, ये 1 वे ग्लास है और ये 52वीं मंजिल है। आसपास ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं जो इससे ऊंची हो, तो अगर कोई देख भी ले तो क्या हुआ, देखते ही रहें, क्या बड़ा मुद्दा। कांच के सामने छिपकलियों जैसी स्थिति में लियाओ कांपती हुई धीरे से डांटती रही, तुम कितने बुरे इंसान हो। और ऐसे दोनों ने उस रात कई तरह के पोज और स्थिति में वक्त बिताया। अगली सुबह चेन युआन ने आंखें खोलकर फोन देखा और मन ही मन कहा, यार कितना गर्मी हो रही है। मैंने तो 12 बजे तक सोया। वह बैठा, पास सोई लड़की को देखा और सोचा, लिया की बॉडी इतनी सेंसिटिव है। मैं डर रहा था कि कल रात वो डिहाइड्रेट ना हो जाए। जैसे ही मेरा हाथ भटकने लगा, लियाओ भी जागी और शिकायत करते हुए बोली, चेन युआन, फिर से ज्यादा क्यों चाहते हो? हम तो सुबह 4 बजे के बाद ही सोए थे। तुम्हें मेरी कोई दया नहीं आती? उसने मन में सोचा, शायद मुझे आगे जाकर कुछ खास ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एक प्रोफेशनल फिटनेस कोच को कैसे एक पप्पी जैसा कंट्रोल कर सकता है। चेन युआन ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, लोलू, तुम्हें दुखी कैसे कर सकता हूं? मैं तो आमतौर पर पूरी रात चलाता हूं, पर तुम्हारे लिए मैंने खुद को रोका था। लियाओ ने शर्माते हुए जवाब दिया, तुम जबरदस्त हो, मुझे थोड़ा और सोने दो, जागकर तुम्हें फिर सब दूंगी। और हां, मुझे लुलू मत बुलाना, मैं वैसी नहीं हूं ना। चेन युआन ने धीरे से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, ठीक है ठीक है। लियाओ ने सोचा, वो कल कितना अच्छा किया था, चलो उसे थोड़ा और आराम करने देते हैं। जब जागेगी तो उसे 3 मिलियन की कार दिलाऊंगी, वो जो चाहे चुन सकती है। ये सोचकर लियाओ इतनी हैरान हुई कि उठकर चेन युआन से बोली, तुमने अभी क्या कहा? चेन युआन? लियू मंगलू ने चेन युआन को गले लगाया और होंठों पर किस करते हुए खुशी से कहा, 3 मिलियन के नीचे की कार मैं खुद चुन पाऊंगी। चेन युआन, मैं तुम्हें जान से प्यार करती हूं। उसका ये अंदाज देखकर चेन युआन ने सोचा, जितना ज्यादा खर्च करूं उतना ही वापस मिलता है। नाना के लिए घर तो बस 3 मिलियन का है, अगर लियू मंगलू के लिए 3 मिलियन से ज्यादा की कार लाया तो नाना क्या सोचेगी? अपनी भावना जताने के बाद मंगलू उठकर बोली, बहुत बढ़िया, मुझे पोर्श पसंद है।
क्या 2 मिलियन के आसपास की मिल सकती है? चेन युआन मुस्कुराते हुए बोला। बिल्कुल, वो याद करते हुए बोला। मैं उस वक्त नाना से बात कर रहा था, लेकिन उसे मैसेराटी ज्यादा पसंद है। मैंने भी वो मॉडल देखा है, वाकई सुंदर है। ये सुनकर चेन युआन हैरानी से पूछा, नाना को मैसेराटी पसंद है? मंगलू ने देखा और कहा, हाँ, तुम भी नाना के लिए कार खरीदना चाहते हो? चेन युआन मुस्कुराया और बोला, एक सज्जन घुमावदार बात नहीं करता। हाँ, मेरा ये इरादा है। जवाब सुनकर मंगलू थोड़ी नाराज हुई और सोची, नाना तो खुश है, घर और कार मिलाकर 5 मिलियन से ऊपर हो गया। फिर उसने जल्दी से खुद को समझाया, नहीं लियो मंगलू, ये चीजें क्यों तुलना कर रही हो? चेन युआन के साथ अभी शुरुआत है, लंबी दौड़ में खुश रहना सीखो। तभी एक मैसेज की आवाज आई। वो टांटियान का मैसेज था। मंगलू, मेरी एक दोस्त ने कहा वो कल रात तुम्हें ग्रैंड हयात में देखा। क्या सच में वहां थी? मंगलू ने जवाब दिया, हाँ, मैं कल रात वहां गई थी। टांटियान ने बेचैनी से पूछा, सच में? किसके साथ? मंगलू ने जवाब दिया, चेन युआन के अलावा और कौन? मैं तो सच में मूर्ख हूं, बस नशे में होकर उसके पीछे पीछे चली गई। यह पढ़कर टांटियान ने भौहें तानी और सोचा, मंगलू तो बड़ी नकली निकली। ये बात तो सहमति से हुई थी, फिर भी ऐसा दिखा रही है जैसे मजबूर की गई हो। जैसा मुझे उसके बारे में पता है, वो जरूर खुद चेन युआन के पास गई थी। यह सोचकर टांटियान के दिल में अकेलापन घुस गया। रुको, इसका मतलब मेरी और भी एक सबसे अच्छी दोस्त उस लग्जरी यॉट पर चढ़ गई है। ओह भगवान, हम तीनों सबसे अच्छी दोस्त एक साथ खेल रही हैं, पर मैं अकेली क्यों दुख सह रही हूं? यह बहुत अन्याय है। दूसरी तरफ चेन युआन पहले ही कपड़े पहन चुका था और बोला, ट्रेनर, तुम खुद जाकर कार देख लेना, पसंद आने पर मुझे अकाउंट भेज देना, मैं तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। यह सुनकर मंगलू ने कहा, ठीक है। उस समय उसकी पसंद की रेटिंग भी 46 तक बढ़ गई। ये संख्या देखकर चेन युआन मुस्कुराया और सोचा, कल रात जब बैडमिंटन खेल रहे थे तो सबसे ज्यादा पसंद की रेटिंग 22 थी, अब ये बढ़कर 86 हो गई। लगता है 90 की रिवॉर्ड तक पहुंचना आसान हो गया है। थोड़ी देर बाद चेन युआन कार से उतरा और तुरंत चेन को कॉल किया। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसने कहा, चेन, मैंने सारी कॉफी सीख ली है, तुम कब आओगे टेस्ट करने? चेन युआन मुस्कुराते हुए बोला, आज मैं व्यस्त हूं, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। मैं तुम्हारी कार खरीदने में मदद करूंगा, तुम जाकर कार देख लो। यह सुनकर चेन ने हैरानी से पूछा, सही है, अभी हाल ही में तो तुमने घर खरीदा है, फिर से कार क्यों खरीदनी है? चेन युआन, पैसा बर्बाद मत करो, मेरे पास तो कार है, बस ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, जरूरी नहीं है। उसकी इस प्रतिक्रिया पर चेन युआन ने कहा, अच्छी लड़की बनो, मुझे अपनी महिला के लिए कार खरीदना पसंद है और पैसे की कमी नहीं है। तुम्हें कैसी कार पसंद है? चेन ने यह सुनकर कुछ कह नहीं पाई। आखिरकार उसने मान लिया और बोली, तो एक सामान्य BMW खरीदो, ज्यादा महंगी नहीं चाहिए। चेन युआन ने तुरंत विरोध किया, नहीं, मेरी महिला के लिए जो कार मैं चुनूंगा उसकी कीमत 2 मिलियन युआन से कम नहीं होगी। यह संख्या सुनकर चेन हैरान रह गई। 2 मिलियन युआन, ये तो बहुत महंगी है। पिछली बार तो तुमने घर खरीदा था, अब सुपरकार। चेन युआन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, ये तुम्हारे लिए मेरा तोहफा है, पैसे की चिंता मत करो, तुम्हारा आदमी पास है। ये कहते हुए चेन युआन थोड़ा रुक गया और पूछा, चेन, अगर मेरे और लियू मंगलू के बीच कुछ हो गया तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? उसने सोचा, ये बात छुपाना सही नहीं, बेहतर है कि मैं पहले से ही सच बता दूं, बजाय इसके कि चेन किसी और से सुने। चेन की आंखों में थोड़ी उदासी थी और वह हिचकिचाते हुए बोली, मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम्हें बदल नहीं सकती। तुम पहले से बता रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में मैं हूं, लेकिन अगर ऐसा फिर कभी हुआ तो मुझे मत बताना, मुझे संभालना मुश्किल होगा। यह सुनकर चेन युआन ने राहत की सांस ली और आश्वासन दिया, फिक्र मत करो, तुम्हारी जगह मेरे दिल में खास है, जिसे कोई नहीं भर सकता। चेन ने यह सुनकर पूछा, सच में? ये बात सिर्फ मुझसे ही कही है ना? चेन युआन ने गंभीर आवाज में कहा, बिल्कुल, सिर्फ तुमसे। मैंने ये बात कभी किसी और से नहीं कही। ये सुनकर चेन इतनी भावुक हुई कि वह रो पड़ी और बोली, मैं तुम पर विश्वास करती हूं चेन युआन, मैं ज्यादा नहीं मांगती, बस हफ्ते में एक दिन उस कैफे में आकर मेरे बनाए कॉफी पीना, या जब भी टाइम मिले मेरे घर आकर खाना खाना, बस इतना ही, और मैं खुश हूं। चेन के ये कहते ही चेन युआन सोचने लगा, नाना वाकई एक कामयाब और अच्छी महिला है, वह मेरा ध्यान रखती है और हमेशा मेरे पैसे बचाने के तरीके सोचती रहती है। ये सोचकर उसने कहा, मैं आज रात तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा सही से पूरा मुआवजा देना चाहता हूं। चेन ने जवाब दिया, ठीक है। चेन युआन ने फिर पूछा, आज रात सही मायने में मुआवजा होगा, है ना? चेन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल,
तुम मुझे जानती हो। यह सुनकर चेन हंस पड़ी और बोली, तुम सच में बड़े हो, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, अभी दुकान में व्यस्त हूं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और शेन युआन अकेले रह गया। उसने अपना सिर पकड़कर सोचा, अच्छा आदमी बनना वाकई मुश्किल है। मैं समझ नहीं पाता कि जो लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं और कई लड़कियों को एक साथ बहलाते हैं, वे कैसे संभाल लेते हैं। कुछ देर बाद लिएक्सियू के घर पर वह आंगन में सामान नीचे उतार रही थी। जैसे ही उसने शेन युआन को देखा, खुशी से बोली, शेन युआन, तुम आ गए। उसके सामान उठाते देख शेन युआन बोला, सलाहकार, मुझे मदद करने दो। वह दौड़ा और कुछ डिब्बे उठाते हुए बोला, मुझे करने दो, मुझे करने दो। तभी एक डिब्बा गिरने वाला था। यह देखकर शेन युआन घबराया। हे भगवान! डिब्बे से कई 2 पीस बिकिनी के अंडरगारमेंट्स नीचे गिर गए। इन्हें देखकर शेन युआन का खून खौल उठा। दिमाग में उसने लीजी को गुलाबी बिकिनी में देखा, जो इशारा कर रही थी। शेन युआन, तुम्हें गुलाबी पसंद है? अगला रंग देखो, तुम्हें सफेद पसंद है या हरा? ऐसी कल्पना करते हुए शेन युआन शर्म से लाल हो गया और सोचने लगा, काश ये सच होता तो कितना अच्छा होता। इसी बीच लिएक्सियू ने एक गुड़िया उठाई और डिब्बे में रखी। शेन युआन, मैं ये खुद उठा लूंगी। फिर वह दूसरे सामान उठाने लगी। उसका चेहरा पका टमाटर जैसा लाल था। कुछ देर बाद लीमेन एक डिब्बा लेकर नीचे आई, जो शेन युआन की कार में रखा। एक बार में सामान नहीं जाएगा, तुम्हें 2 बार और आना पड़ेगा, इसीलिए मैं सलाह देती हूं, तुम पहले चलो। सामान रखने के बाद वह सहयात्री की सीट पर बैठ गई और अपनी हेडलाइट सीधे शेन युआन के चेहरे पर चमकाकर चेतावनी दी। यह देखकर शेन युआन बोला, ठीक है। फिर उसने लिएक्सियू से कहा, शेन युआन, डोंगशेन जिले का रास्ता दिखाओ। शेन युआन ने जवाब दिया, ठीक है सलाहकार, चलो चलते हैं। जैसे ही कार चल पड़ी, लिएक्सियू बोली, शेन युआन, ध्यान रखना, मेरी बहन ऐसी ही है, वह रुखी नहीं है और न तुम्हारे लिए कोई गलत इरादा रखती है। शेन युआन ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे लगता है वह पिछली 2 बार से ज्यादा दोस्ताना हो गई है। लिएक्सियू ने सिर खिड़की से टिकाया, बाहर देखा और सुसाइड की सांस ली। वो शुरुआत में ऐसी नहीं थी। कॉलेज में उसे एक बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार था। मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं। वो काफी हैंडसम था, चश्मा पहनता था और दिखने में विद्वान था। उसने उस वक्त की कहानी सुनाई। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन लंबी दूरी का रिश्ता था। एक क्रिसमस पर लेक्सियो अपने बॉयफ्रेंड के पास गई और देखा कि वो एक दूसरी लड़की की कमर पकड़े होटल में जाने वाला था। ली मंग का दिल टूट गया। तब से वह पूरी तरह से पुरुषों से निराश हो गई। यह सुनकर शेन युआन जोर से गाली दी, साला, ऐसा आदमी वाकई समाज की गंदगी है। फिर उसे एहसास हुआ कि वह खुद को गाली दे रहा है। मैं तो खुद को गाली दे रहा हूं। यह सुनकर लीजी ने मुंह पर हाथ रखा और हंसते हुए पूछा, तो तुम क्या, तुम तो आदमी हो ना? शेन युआन ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं सबसे साफ सुथरा आदमी हूं। और तुम्हारा क्या, तुम्हारा मर्दों के प्रति क्या नजरिया है? ली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे लिए तो बस एक सामान्य सा रवैया है। क्योंकि मेरी बहन जैसी कोई खास कहानी मेरे साथ नहीं हुई, तो मुझे उतना नफरत या घिन नहीं होती। इतना कहते हुए शेन युआन ने मौका देखा और पूछा, तो फिर तुम मेरा क्या सोचती हो? अचानक सवाल सुनकर लीसी खुद को संभाल नहीं पाई। उसका चेहरा बेइच्छा ही लाल हो गया। शेन युआन के सवाल के बाद लेजी शर्माकर पलट गई और पूछा, शेन युआन, अभी तुमने क्या कहा? शेन युआन गाड़ी चला रहा था। उसने शांत भाव से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस मजाक कर रहा था। तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? जवाब सुनकर लेजी को दिल में थोड़ी निराशा हुई। उसने सोचा, तो ये बस एक मजाक था। अगर शेन युआन सच में सीरियस होता तो मुझे पता नहीं क्या करना पड़ता। कुछ देर बाद ली शियाओ के नए किराए के घर पर दोनों ने सामान शिफ्ट कर लिया था। लेजी ने पानी की बोतल निकाली, शेन युआन को देते हुए बोली, फाइनली हमने सामान शिफ्ट कर लिया। आज बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों ना मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूं? ये सुनकर शेन युआन ने जवाब दिया, असल में अपना आभार व्यक्त करने के लिए तुम्हें मुझे डिनर पर ले जाने की जरूरत नहीं है। लेजी ने ऊपर देखा और लाल मुंह करके पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, शेन युआन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके होठों पर किस कर दिया। ये देखकर लेजी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। ये देखकर कि वो विरोध नहीं कर रही है, शेन युआन ने अपना अटैक जारी रखा। धीरे धीरे उसके गले तक किस करते हुए नीचे चला गया। नीचे उसके हाथ भी लेक्सियो के कपड़ों के नीचे जाने लगे।
ये देखकर लेजी धीमी आवाज में सिसकी, शेन्युआन मत करो मत करो। उसी समय ली मिंग दरवाजे के बाहर आ गई थी। उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, दीदी दरवाजा खोलो, मैं चाबी नहीं लाई। ये देखकर लेजी ने तेजी से शेन्युआन को दूर धकेला और बोली, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। उसने अजीब तरह से कहा, शेन्युआन मैं हिल नहीं पा रही हूँ। ये सुनकर शेन्युआन ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ये कहते हुए उसने उसे छोड़ दिया और दरवाजा खोलने चला गया। जैसे ही दरवाजा खुला, ली मिंग ने जोर से सवाल किया, दीदी तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, क्या तुम्हें लू लग गई? ली ने अपना सुर्ख चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया और जवाब दिया, ठीक है मैं ठीक हो जाऊंगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने सोचा कि शेन्युआन बहुत बोल्ड है। किस्मत से ली मिंग ने उस दिशा में नहीं सोचा, वरना मैं खुद को पीली नदी में कूद कर भी साफ नहीं कर पाती। फिर वो शेन्युआन की ओर मुड़ी, काम पर चर्चा करने का नाटक करते हुए। शेन्युआन, स्टूडेंट काउंसिल ने तुम्हें निवेश में मदद करने के लिए जो असिस्टेंट दिया है, स्कूल ने तुम्हें एक ऑफिस भी दिया है, मैं तुम्हें उसका वीचैट भेज दूंगी, स्कूल वापस जाकर उससे संपर्क कर लेना। शेन्युआन दरवाजे से बाहर निकला और जवाब दिया, ठीक है मैं उससे संपर्क करूंगा, फिर मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, मैं पहले चलता हूं। उसने सोचा, मैं असल में एडवाइजर के साथ थोड़ा और रहना चाहता था, लेकिन शायद एडवाइजर को डर है कि ली मिंग को पता चल जाएगा, इसलिए वो शर्मिंदा है। शेन्युआन के जाने के बाद ली मिंग ने पलटकर पूछा, दीदी शेन्युआन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुनकर लेजी चौंक गई और जल्दी से अपना चेहरा ढकते हुए भ्रम में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? ली मिंग ने इधर उधर की बात नहीं की, सीधे मुद्दे पर आकर बोली, मुझसे नाटक मत करो, कौन उसकी नीयत नहीं देख सकता? तुम दोनों इतने करीब हो, वो रिश्ता अब सामान्य टीचर स्टूडेंट का रिश्ता नहीं रहा। ये सुनकर लेई ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, असल में मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ। ये सुनकर लेई ने आह भरी और कहा, मुझे पता था तुम पिघल रही हो। फिर उसने आगे कहा, असल में अगर तुम उसके स्टूडेंट होने की पहचान पर ध्यान न दो तो उसकी कंडीशन ठीक है, लेकिन मुझे बस लगता है कि वो बहुत भरोसेमंद नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया देखकर, जो उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा दूर थी, लेजी ने आश्चर्य से पूछा, तुम इसके खिलाफ नहीं हो? ये सुनकर ली मिंग ने उसे गले लगा लिया और प्यार से कहा, मेरे खिलाफ होने का क्या फायदा? ये तुम्हारी जिंदगी है, मुझे दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी बहन होने के नाते मैं तुम्हें सिर्फ याद दिला सकती हूँ कि अपनी आंखें खुली रखना और ज्यादा देखना कि क्या वो आदमी तुम्हारे प्यार के लायक है। अपनी बहन के इन दिल को छू लेने वाले शब्दों को सुनकर लिजी अपने दिल में सोचने लगी, शेन्युआन। 1 घंटे बाद स्कूल कैफेटेरिया में एक लड़की अकेली चुपचाप बैठी थी। अचानक वो खड़ी हो गई और उत्साहपूर्वक हाथ हिलाते हुए पुकारा, शेन्युआन यहाँ यहाँ। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि फू यिंगजी थी, स्कूल के न्यूज सेंटर ब्रॉडकास्टिंग टीम की हेड। ली श्याओ के पहले के शब्दों में शेन्युआन मुस्कुराते हुए चला गया और पूछा, तुम कब से इंतजार कर रही हो? यिंगजी ने जवाब दिया, नहीं मैं अभी अभी आई हूँ। शेन्युआन बैठ गया और आगे बोला, तुम्हारी आवाज पर्सनली रेडियो से अलग लगती है। यिंगजी मुस्कुराई और जवाब दिया, ब्रॉडकास्टिंग या डबिंग करते समय आपको माहौल के हिसाब से रोल में ढलना पड़ता है, तो जाहिर है ये अलग होगी। फिर उसने कहा, चलो अब मुख्य बात पर आते हैं। सेक्रेटरी लू ने अगले कुछ दिनों में तुम्हारे ऑफिस की सफाई के लिए किसी को भेजने का निर्देश दिया है। ये सुनकर शेन्युआन ने जवाब दिया, ठीक है, भविष्य में यूथ लीग द्वारा तय किए गए काम के अलावा क्या मैं तुमसे बाकी चीजों में भी मदद मांग सकता हूँ? यिंगजी मान गई और जवाब दिया, बेशक। ये सुनकर शेन्युआन ने आगे कहा, तो अगले कुछ दिनों में इन चीजों में मेरी मदद कर देना। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक एक लड़का पास आया और यिंगजी को चीजों का एक बैग देते हुए बोला, यिंगजी तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए सबसे पसंदीदा विस्परिंग उलोंग ले आया हूँ। इस समय वो शेन्युआन की ओर मुड़ा और आश्चर्य से पूछा, यिंगजी क्यों, ये कौन है? जिस तरह से उसने उसे देखा, उसे देखकर शेन्युआन ने सोचा, ये जहरीली नजर, ऐसा लगता है कि ये मुझे एक लव राइवल समझ रहा है। यिंगजी ने फिर बात की और जवाब दिया, मैं आजकल चीनी से बच रही हूँ, तो मैं दूध वाली चाय नहीं पीऊंगी, शुक्रिया। ये सुनकर उस लड़के ने धीमी आवाज में विनती की, यिंगजी मैं 5 किलोमीटर दौड़ा और 20 मिनट लाइन में इंतजार किया, बस इसे स्वीकार कर लो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, यिंगजी ने उसे बीच में ही टोक दिया, फुनागुई मुझे कितनी बार दोहराना पड़ेगा, मैं नहीं पी रही हूँ।
उसका एक्सप्रेशन देखकर फुनागुई ने शेन युआन की ओर इशारा किया और असंतोष के साथ पूछा, ये आखिर है कौन? यिंगजी ने यह सुनकर पलट कर पूछा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? ये शब्द सुनकर फुनी मुड़ा और चला गया। वाक्य इससे तुम्हारा क्या लेना देना है उसके दिल में तीर की तरह चुभ गया। आसपास के लोग शोर मचाने लगे, चर्चा करते हुए, हे भगवान, तुमने देखा क्या? शॉकिंग न्यूज है। सच में फिंग और शेन युआन डेट कर रहे हैं। शेन युआन और फुनागुई फू यिंगजी के लिए लड़ रहे हैं। हे भगवान! इस समय मिनही और चैनलिंग पास आए। ये चर्चाएं सुनकर मिनही चौंक गई। शेन युआन और फू यिंगजी, ये कैसे हो सकता है? उसके बगल में चैनलिंग भी बोली, उसने शेन युआन को 2 बार डेट किया है। मुझे लगता है कि उसे तब एहसास हुआ कि उसके परिवार का दिवालियापन नहीं हुआ था। ये सुनकर मिनही आक्रामक रूप से चली गई। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कितनी बेशर्म हो सकती है। वो शेन युआन के पास गई, हाथ हिलाते हुए शेन युआन को ग्रीट करते हुए। जैसे ही वो देखने के लिए मुड़ा, उसे देखकर शेन युआन मुस्कुराया और जवाब दिया, मिन्नी। मिनी ने फिर शेन युआन से पूछा, क्या तुम क्लास जा रहे हो? शेन युआन ने जवाब दिया, नहीं, मैं यूथ लीग की वाइस प्रेसिडेंट फू के साथ जरूरी मामलों पर चर्चा कर रहा हूँ। ये सुनकर मिनी ही पास आई और लाल मुंह करके बोली, तुम बहुत समय से क्लास नहीं गए हो। क्या तुम अपने सारे सब्जेक्ट्स में फेल होने की सोच रहे हो? ये सीन देखकर यिंगजी ने सोचा, फैंग मिनी ही ये दिखा रही है कि वो शेन युआन की गर्लफ्रेंड है। वे एक दूसरे को कब से जानते हैं। जो भी हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। फिर वो खड़ी हो गई, गला साफ करते हुए बोली, शेन युआन, रेडियो स्टेशन पर काम है, मैं पहले चलती हूँ। ये सुनकर शेन युआन ने जवाब दिया, ठीक है, बाय बाय। महल की इस साजिश का सीन देखकर स्कूल के लड़के छात्र चर्चा करने लगे। हे भगवान, उस किसी काम के न लड़के के लिए 2 देवियां लड़ रही हैं। फैंग मिनही, जिसका रूप मुख्य पत्नी से कम नहीं है, एक रखैल को पकड़ रही है। ये सच में बहुत शर्मनाक है। किसी और ने पूछा, वो लड़का छात्र कौन है? स्कूल में ऐसा कब से कोई इतना बदमाश सीनियर है? इस तरफ यिंगजी के जाने के बाद मिनही ने हिचकिचाते हुए पूछा, शेन युआन, तुम उसके साथ क्या चर्चा कर रहे थे? उसके दिल में उसने सोचा, फिंग खूबसूरत दिखती है और उसकी आवाज भी अच्छी है। मैं इस तरह की लड़की छात्रा को शेन युआन के पास नहीं आने दे सकती। शेन युआन ने यह सुनकर जवाब दिया, स्कूल के एंटरप्रेन्योरशिप बेस के बारे में यूथ लीग ने उसे मुझसे संपर्क करने के लिए कहा था। उसने सोचा, क्या मैं एन हुई की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है? अगर वो ऐसे ही करती रही तो भविष्य में बाहर कैसे काम करेगी? जवाब सुनकर मिनी ही खड़ी हो गई और बोली, क्या ऐसा है? बहुत बढ़िया, मैं सच में तुम्हारे साथ थोड़ी और देर रहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें 2 दिन से नहीं देखा, लेकिन मुझे पहले जाना होगा, मेरी क्लास है। इस बिंदु तक बोलते हुए मिनी ही शेन युआन के कान के पास झुकी और फुसफुसाई, ठीक है, मैं आज रात ठंडे पानी पीना चाहती हूँ, बड़ा साइज। खत्म करने के बाद वो मुड़ी और चली गई, हाथ हिलाते हुए बोली, मैं जा रही हूँ। बाय बाय, शेन युआन ने जवाब दिया। ठीक है, उसने सोचा, मिनी ही सच में एक प्यारी लड़की है जो कभी पूरी तरह से नहीं भरती। इस समय फोन बजा। शेन युआन ने फोन उठाया और कहा, नमस्ते ट्रेनर लू, क्या बात है? दूसरी ओर मिंगलू ने जवाब दिया, हनी, मैंने कार लगभग देख ली है। एक कार उपलब्ध है। डिस्काउंट के बाद ऑल इंक्लूसिव प्राइस 2.5 से 3 मिलियन युआन है। ये सुनकर शेन युआन ने जवाब दिया, मुझे स्टोर का अकाउंट भेजो, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। मिंगलू ने जवाब दिया, ठीक है हनी, लव यू, तुम्हें एक दिल भेज रही हूँ। फिर उसने कहा, वही तो, हम आज रात जूनियर होटल जा रहे हैं, है ना? मैं 2 अलग अलग सेट के पजामा ला रही हूँ, जैसे तुम्हें पसंद हैं। मैं उन्हें तुम्हें पहन कर दिखाना चाहती हूँ। ये सुनकर शेन युआन ने आश्चर्य से पूछा, कौन से 2 सेट? मुझे नहीं पता। मिंगलू ने जवाब दिया, तुम्हें आज रात वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। ये सुनकर शेन युआन को सिरदर्द होने लगा। उसने सोचा, लेकिन मैंने आज नाना के साथ रहने का वादा किया है। मिनी ने आज रात ठंडा पानी पीने के लिए कहा। आखिर क्या मुझे नाना, मिनी या ट्रेनर लू के साथ जाना चाहिए? वो शर्माया, आह भरी, खुद से कहते हुए, 3 लोगों में से चुनना सच में मुश्किल है। दृश्य फिर से लौटता है ली हा के घर की ओर। बाहर से ली मंग की आवाज सुनाई दी, दीदी, आज रात का खाना घर पे ही बना लेते हैं। ली ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी सब्जियां लेने जा रही हूँ। तभी लिंग ने पूछा, तुम शेन युआन को डिनर पर बुलाना चाहोगी? बहन का सवाल सुनकर लीसी एकदम चौंक गई। चेहरा अपने आप ही लाल हो गया और उसके मुंह से निकला, आ। उसका ये रिएक्शन देखकर ली मंग ने मुस्कुराते हुए कहा, एक मैसेज कर दो उसे, डिनर पर बुला लो, थोड़ा थैंक्स भी तो करना है, आखिर आज उसने हमारी बहुत मदद की। लीजी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, तुम क्या प्लान बना रही हो? वो सोचने लगी।
उसकी वो शरारती सी मुस्कान और बेहया नजरों से घूरना, उफ, काट लो उसे। इतना सोचते ही ली को अचानक किचन में हुई पिछली घटना याद आ गई। उसके सवाल का जवाब देते हुए ली मंग उठी और बोली, दीदी मैं तो तुम्हारे लिए बस उसे टेस्ट कर रही हूं, और क्या करूंगी। ये सुनकर ली ने धीरे से अपना फोन निकाला और बोली, अच्छा दीदी, फिर मैं कॉल करती हूं उसे। ऐसा कहते हुए उसने शेन युआन को टेक्स्ट भेजा, शेन युआन, आज मूविंग में मदद के लिए हम बहुत आभारी हैं। दीदी ने सोचा है कि तुम्हें डिनर पर बुलाया जाए, आओगे। शेन युआन पहले से ही चेन्नो, मंगलू और मिनवी के साथ डेट्स प्लान कर चुका था। अब उसमें ली बहनों का नाम भी जुड़ गया। वो खुद से सोचने लगा, आज मैं किस तरह की प्रेम लकीर पर फिसल गया हूं। इतनी सारी लड़कियां और सब मुझे ही ढूंढ रही हैं। समय मैनेजमेंट का उस्ताद भी शायद इसे हैंडल ना कर पाए। फिर वो खुद से मुस्कुराकर बोला, चलो, ज्यादा प्यार होना कम होने से बेहतर है। अब पीटर को भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मिन ही और ट्रेनर यू को स्मार्टली मना कर दूंगा। कुछ ही देर में शाम हो गई। शेन युआन ली शियोंग के घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही लाल चेहरा लिए बोली, अंदर आ जाओ, बैठो, डिनर में थोड़ा टाइम लगेगा। इतना कहकर वो जल्दी से पलटी और अंदर चली गई। उसकी नजरें तक नहीं मिलाईं। ये देखकर शेन युआन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, फिर मैं अपने घर जैसा ही समझकर बैठ जाता हूं, तुम अपना काम करो। घर के अंदर चारों ओर देखते हुए उसने सोचा, काउंसलर हो तो ऐसी, घर को कितनी जल्दी इतना वार्म बना दिया है। फिर वो किचन की ओर बढ़ते हुए पूछ बैठा, ली मंग कहाँ है। ली ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, वो शावर ले रही है। ये सुनते ही शेन युआन चौंक कर बोला, ओह। फिर वो धीरे धीरे ली की ओर बढ़ा। ली का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। उसने घबराकर हाथ हिलाते हुए कहा, शेन युआन मत आओ ना। शेन युआन मुस्कुराते हुए बोला, इतना घबरा क्यों रही हो, मैं तो बस देख रहा हूं, कुछ मदद चाहिए क्या। उसे धीरे धीरे पास आते देख लीसी ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, खाना बस बनने ही वाला है, जाकर लिविंग रूम में बैठो और इंतजार करो। ली के कहने पर भी शेन युआन धीरे धीरे पास आता गया। कोई बात नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किचन में आकर बात कर लेता हूं। ली का चेहरा फिर से लाल हो गया। वो थोड़ा पीछे हटते हुए बोली, ठीक है, इतनी दूरी काफी है बात करने के लिए। शेन युआन ने शरारती हंसी के साथ कहा, इतनी करीब, अभी तो आधा मीटर बचा है। उसे धीरे धीरे पास आता देख लीसी और ज्यादा घबरा गई। शेन युआन, अब क्या करने वाले हो। शेन युआन ने हाथ बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं कर रहा, बस यूं ही। लीजी हल्के से कांपते हुए बोली, मेरी बहन, वो यही है। शेन युआन उसके कान के पास झुककर बोला, वो तो नहा रही है ना, और लड़कियां शावर में वक्त लेती हैं, इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगी। ऐसा कहते कहते शेन युआन का हाथ लीहा के कपड़ों के अंदर चला गया। उसका बड़ा हाथ उसकी पीठ पर सरकने लगा। ली बुरी तरह घबरा गई। नहीं शेन युआन, वहां नहीं, वहां मत। लेकिन शेन युआन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके होठों पर एक किस रख दी, उसे चुप कराने के लिए, और फिर उसका हाथ और अंदर बढ़ने लगा। लीजी बस धीमे से सिसक पाई। इसी वक्त, दीदी, नहा ली हूं मैं, खाना अब तक तैयार नहीं हुआ। ली मंग की आवाज आई और हमेशा की तरह माहौल फिर से बिगड़ गया। ये सुनकर लीसी एकदम घबरा गई। उसने शेन युआन को झटके से पीछे धकेला। चेहरा खून जैसा लाल पड़ गया। शेन युआन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, घबराओ मत। ली ने अपने कपड़े ठीक करते हुए नाराजगी से कहा, आइंदा ऐसी हरकत मत करना, वरना मैं। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाती, शेन युआन मुस्कुराकर बोला, तुम तो मेरी दिल की बात समझती हो काउंसलर। कुछ देर बाद सब टेबल पर बैठे खाने के लिए। टेबल पर रखी डिशेस को देखकर शेन युआन ने तारीफ की, काउंसलर, तुम्हारा खाना तो कमाल है, जुबान पर धरती प्रोग्राम को यहीं एक एपिसोड शूट करना चाहिए। ये सुनकर ली मंग ने नाखुश होकर कहा, बस करो ये झूठी तारीफें, मेरी बहन तो खुद ये खाना नहीं खाती। फिर वो शेन युआन की ओर मुड़ी और बोली, तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। शेन युआन ने सिर हिलाते हुए कहा, पूछो। ली मंग ने गंभीरता से पूछा, अब तक कितनी लड़कियों को डेट किया है। शेन युआन ने जवाब दिया, 2। वो मन ही मन सोचने लगा, लग रहा है जैसे घर की तफ्तीश हो रही है, लेकिन पब्लिकली तो सिर्फ 2 ही हैं, एक स्कूल की गर्लफ्रेंड और एक जुएंटिंग, बाकियों का पता लगाना मुश्किल है। ली मंग ने कहा, ओह, मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस तो काफी रिच है।
फिर मन ही मन सोचने लगी, मेरी बहन ने तो कभी किसी से प्यार ही नहीं किया, उसे ऐसे तजर्बेकार लड़के से संभालना मुश्किल होगा। शैन युआन को उसका कहना सुनकर पसीना आने लगा। अगर इसे मिनी, नो और मंगलू के बारे में पता चल गया तो तूफान आ जाएगा। ली मंग ने फिर पूछा, घर में और कोई है? शैन युआन ने जवाब दिया, हाँ, एक छोटी बहन है। ली मंग ने पूछा, कितनी बड़ी है? शैन युआन ने कहा, इस साल 12वीं में है, 18 साल की। 10 मिनट बाद शैन युआन सोचने लगा, फाइनली सवाल खत्म हुए। अगर ली मंग मेरी जानकारी ले रही है तो इसका मतलब टीचर ने उसे मेरे बारे में बताया है। लगता है ली मंग धीरे धीरे मुझे स्वीकार कर रही है। ये अच्छी प्रगति है। इतना सोचते हुए शैन युआन ने ली की ओर देखा। टीचर, क्या आप भी यही सोचती हैं? और फिर उसने धीरे से अपना पैर उठाकर ली की टांग को छुआ। ली सी एकदम चौंक गई, पसीना पसीना हो गई। शैन युआन, तुम ये सब ली मंग के सामने कर रहे हो? मैंने तुम्हें बहुत कमजोर समझ लिया था। ये सोचते ही ली ने तुरंत उठते हुए कहा, तुम लोग खाना खाओ, मैं फल धोकर लाती हूं। शैन युआन ने फोन निकाला, मैसेज चेक करते हुए बोला, काउंसलर, परेशान मत हो, अब देर हो गई है। तुम दोनों तो दिन भर घर समेटते रहे हो, अब थोड़ा आराम करो। मैंने खाना खा लिया, फल की जरूरत नहीं। ली मिंग ने अपनी बहन की तरफ देखा, चेहरे पर उलझन थी। आज दीदी कुछ अजीब लग रही है, बहुत चुपचाप है और उसका बर्ताव भी बदला बदला सा है। क्या ये वही है जो किसी लड़के को पसंद करती है? फिर वो शैन युआन की ओर मुड़ी और बोली, तुम यहीं थोड़ी देर और नहीं रुकोगे? शैन युआन उठ खड़ा हुआ और बोला, कुछ काम है। वो सोचने लगा, अब रुक जाना चाहिए, कहीं काउंसलर नाराज ना हो जाए। एक खोकर 10 पाना ज्यादा बेहतर है, और वैसे भी अगला मोर्चा मेरा इंतजार कर रहा है। शैन युआन चला गया। ली मिंग ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, दीदी, मैंने आपके लिए वो सारे सवाल पूछ लिए हैं जो पूछने चाहिए और जो नहीं भी पूछने चाहिए थे। मैं आपको सलाह दूंगा कि इस लड़के पर थोड़ा ध्यान दें और जांच परख कर लें। ली यू को पहले की घटनाएं याद आईं और उसने सोचा, भले ही शैन युआन कई लड़कों से ज्यादा समझदार और आत्मनिर्भर है, पर वो काफी बेबाक है। हमारा रिश्ता अभी पक्का हुआ भी नहीं है और वो पहले ही वैसी हरकतें करने की हिम्मत कर रहा है। उफ! उसी वक्त चेन के अपार्टमेंट में घर में घुसते ही शैन युआन उसे अंदर खींच कर ले गया। ये देखकर चेन ने हैरानी से पूछा, शैन युआन, आपने कहा था कि आप कैफे आ रहे हैं मेरी बनाई कॉफी का स्वाद लेने, आप घर क्यों भाग रहे हैं? शैन युआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बेचैनी से पूछा, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो ग्रे ऑफिस आउटफिट और काली फिशनेट स्टॉकिंग्स यहाँ हैं? चेन ने हैरानी से पूछा, क्या करना चाहते हो? शैन युआन ने अलमारी खंगालते हुए जवाब दिया, हाँ। ये सुनकर चेन ने कहा, आपने कहा था कि आज रात बस एक प्रॉपर मेकअप था। आपने अभी अभी मुझसे अपने किरदार पर विश्वास करने के लिए कहा था और आप पहले ही भूल गए। शैन युआन ने जवाब दिया, ये एक प्रॉपर मेकअप ही है। मैं एक साथ लाखों रुपए का मेकअप कर रहा हूं तुम्हारे लिए। चेन ने झट से कहा, मुझे नहीं, मुझे उस तरह का मेकअप नहीं चाहिए। कुछ ही देर बाद चेन ने ऑफिस आउटफिट पहन लिया था। उसने लाल चेहरे से शैन युआन से पूछा, पुरुषों को इस तरह की चीजें क्यों पसंद आती हैं? शैन युआन ने शरारती चेहरा बनाया, करीब आकर कहा, तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ये कहते हुए उसने उसके गाल पर एक चुम्बन दिया। उसके हाथ भी भटकने और टटोलने लगे। चेन शर्मा गई, धीरे से कराहते हुए बोली, 1.5 घंटे बाद शैन युआन और चेन ने मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया। अमर मूली रोपड़ से लेकर औट गाड़ी धकेलना तक। औट गाड़ी धकेलने से थकने के बाद दोनों ने हल उठाकर पहाड़ पार करना वाली पोजीशन ले ली। जैसे ही वे सही पोजीशन में आने वाले थे, चेन के सिर के ऊपर पसंदीदा अंक अचानक बढ़कर 90 हो गए। ये देखकर शैन युआन को हैरानी हुई। धत, ये 90 पार कर गया। यकीनन इस तरह की कसरत से पसंदीदा अंक बढ़ते हैं। इसी समय सिस्टम में एक नोटिफिकेशन भी पॉपअप हुआ। पता चला कि होस्ट की दूसरी लड़की का पसंदीदा अंक 90 तक पहुंच गया है। पसंदीदा कार्य मील का पत्थर हासिल कर लिया है। पुरस्कार जारी करने की तैयारी हो रही है। ये सुनकर शैन युआन थोड़ा उत्सुक था। खुद से बोला, देखते हैं इस बार क्या इनाम मिलता है। जैसे ही उसने ये सोचा, सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिखाया। इनाम, पीटर की लंबाई में वृद्धि, कार खरीदने के लिए 5 मिलियन युआन, एक्सक्लूसिव स्किल कार्ड X1। इनाम देखकर शैन युआन को हैरानी हुई। रुको, पहला इनाम असली है या नकली? धत, ये भी संभव है। ये सोचते हुए उसने इनाम खोला और खुद से बोला,
मुझे देखने दो कि पुरुषों के लिए इस एक्सक्लूसिव हथियार कार्ड का क्या जादुई असर है। माफ करना, नहीं, आज रात तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। तुरंत ही गुफा के अंदर सुन वुकोंग का रुई जिंगू बैंक तन गया। ये देखकर चेन घबरा गई। चेन, शेन युआन, क्या हो रहा है? अंदर अंदर। शेन युआन ने जीत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, चेन, नहीं, तुमने मुझसे पूछा नहीं था कि महिलाएं इस तरह से कपड़े पहने हुए क्यों पसंद आती हैं। यही जवाब है। इस बिंदु पर चेन का चेहरा गेंडे जैसा लाल हो गया था। उसने जोर से उसका नाम पुकारा, शेन युआन। युद्ध के बाद चेन्ना का पूरा शरीर थक चुका था। लड़ाई के असर से अब भी कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, शेन युआन, इस बार तुम इतने अलग क्यों लगे? ऐसा लग रहा था जैसे शरीर पूरी तरह से खाली हो गया हो। ये सुनते ही शेन युआन ने थोड़ी शरारत भरी मुस्कान के साथ उसकी तरफ झुकते हुए पूछा, अलग? किस तरह से? वो बोली, बस अलग था। अब शेन युआन ने भी ज्यादा दिखावा नहीं किया। मुस्कुराते हुए बोला, अगली बार और भी बड़े सरप्राइज दूंगा। ये सुनते ही चेन्ना के चेहरे पर हल्की सी खुशी छा गई। वो शर्म से लाल पड़ गई और धीमे से बोली, ठीक है, और फिर नींद में चली गई। शेन युआन ने करवट ली। अपने हाथ को तकिया बनाते हुए सोचा, काश नाना की फेवरेबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती। पता नहीं अगली बार कोई धमाका हो या नहीं। यही सोचते हुए उसे सिस्टम का रिवॉर्ड याद आया। खुद से कहा, चलो देखते हैं ये स्पेशल स्किल क्या है। उसने तुरंत सिस्टम खोला। एक नोटिफिकेशन आया, यह स्किल कार्ड ऊपर दिए किसी भी स्किल से एक्सचेंज किया जा सकता है। स्किल्स की लिस्ट सामने थी। प्राथमिक कुकिंग स्किल, प्राथमिक इलेक्ट्रिकल रिपेयर स्किल, प्राथमिक हेयर कट स्किल, प्राथमिक डांसिंग स्किल, प्राथमिक कॉम्बैट स्किल, रेस कार ड्राइविंग स्किल, बास्केटबॉल स्किल। उसने हैरानी से सोचा, इनमें से कोई भी मेरे छोटे भाई से जुड़ा तो है ही नहीं। ये सब क्या है? हेयर कटिंग? हे भगवान! थोड़ी देर चारों तरफ नजर घुमाने के बाद खुद से बोला, अगर सच में कुछ चुनना पड़े तो कॉम्बैट स्किल ठीक है। भले ही अब कानून का जमाना है, लेकिन मेरे पास पैसा है, लड़कियां हैं। अगर कभी माफिया से पंगा हो गया तो काम आएगा। फिर अचानक कुछ सोचकर उसकी आंखें ठहर गईं। पर अगर कभी सलाहकार के घर में टीवी खराब हो गया तो? अगर इलेक्ट्रिकल स्किल्स होंगी तो अच्छा बहाना मिल जाएगा उसके घर जाने का। उसके दिमाग में एक सीन चलने लगा। वो और लिसी एक जापानी फिल्म के किरदार बन जाते, हैलकी प्लम्बर और टूटी हुई ओवन वाली लैंड लेडी। मैडम, ठीक कर दिया। अगली बार कुछ भी हो तो पहले मुझे ही कॉल कीजिए। आपने इतनी मेहनत की, आप तो पूरे भीग गए। आइए आपको साफ कर दूं। ऐसा कहते हुए लिसी तौलिया हाथ में लिए, आंखों में गहराई लिए उसके बटन खोलने लगती है। पूरा साफ करना है। ये सब सोचते ही शेन युआन का मन बदल गया। चेहरा चमक उठा। लगता है इलेक्ट्रिकल स्किल ज्यादा बेहतर रहेगी। फिर सोचने लगा, लगता है अब मैं सिस्टम के नियम समझने लगा हूं। इस बार का इनाम पहले से ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरा एनपीसी पहले दोनों से ज्यादा रिच हो सकता है। अगली बार किसकी फेवरेबिलिटी 90 तक पहुंचेगी, इंतजार है। तभी अचानक चेन्ना का फोन बजा। वो उठी और कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो। शेन युआन को यह तो नहीं सुनाई दिया कि उधर से क्या कहा गया, लेकिन चेन्ना की आंखों में चिंता आ गई। उसका चेहरा डर से भर गया। वो बोली, क्या? इतना सीरियस है? पैसे हैं आपके पास? ट्रांसफर कर दूं क्या? मैं अभी ट्रांसफर करती हूं। थोड़ी देर सुनने के बाद वो धीमे से बोली, ठीक है, कुछ भी हो तो तुरंत बताना। फोन कटने के बाद शेन युआन ने पूछा, क्या हुआ? मुझे बताओ। चेन्ना ने धीरे से कहा, पापा, उन्हें स्ट्रोक आया है। शराब की वजह से उन्हें पहले से हाई ब्लड प्रेशर था। इतना कहते ही उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और रो पड़ी। सब मेरी गलती है। वो लोग बार बार बोलते थे घर आकर देखो। मैं नहीं गई। अगर जाती तो शायद पापा इतना नाराज होकर इतना नहीं पीते। ये देख शेन युआन ने उसे अपने बाहों में ले लिया और दिलासा देते हुए पूछा, क्या आप घर जाना चाहोगी? मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, रात में ड्राइव करना सेफ नहीं है। मैं सुबह जाऊंगी। शेन युआन बोला, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर चेन्ना को अचानक 4S स्टॉल वाली मिनी की तस्वीर याद आ गई। उसने सोचा, शेन युआन मेरी बहुत परवाह करता है, लेकिन मेरे और उसके बीच अभी भी कुछ तय नहीं है, और मैं खुद भी बहुत खुलकर बात नहीं करती। पापा हॉस्पिटल में इलाज के लिए हैं। अभी घर लाना ठीक नहीं होगा। यही सोचते हुए उसने धीरे से जवाब दिया, ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। शेन युआन ने जबरदस्ती नहीं की, नरम लहजे में बोला, ठीक है, अगर पैसे की जरूरत हो या हॉस्पिटल बदलना पड़े तो बताना।
मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगा, वो बोली। थैंक यू। अगली सुबह जब शेनवान की नींद खुली तो वो जा चुकी थी। टेबल पर एक छोटा सा नोट पड़ा था, कुछ जल्दबाजी में लिखे शब्दों के साथ। ब्रेकफास्ट तैयार है, मैं घर जा रही हूं। नोट पढ़कर शेनवान मुस्कुराया। इतनी जल्दी घर लौट गई, फिर भी मेरे लिए नाश्ता बनाकर गई। नाना बिल्कुल ट्रेनर जैसी नहीं है जो हमेशा पैसों की डिमांड करती रहती है, और ना ही मिही जैसी है जो अपने जुनूनी एहसासों से मुझे बांधना चाहती है। वो हर चीज में सोच समझकर चलती है। वाकई वो सबसे बेहतरीन है। तभी उसका फोन बजा। कॉलर आईडी देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। वाइस प्रेसिडेंट यीजी, इतनी सुबह सुबह। जैसे ही फोन उठाया, उधर से आवाज आई, शेनुआन, ऑफिस की सफाई हो चुकी है। मैंने तुम्हें कुछ डेस्क डिजाइन्स भेजे हैं, कौन सा पसंद है तुम बताओ। मैं फर्नीचर शॉप चली जाऊंगी। शेनुआन ने नरमी से जवाब दिया, तुम ही डिसाइड कर लो, कोई भी ठीक है। ये सुनते ही वो बोली, ठीक है, फिर मैं फोन रख रही हूं। ऑफिस जब तैयार हो जाएगा तो तुम्हें बताऊंगी। उसकी काम के प्रति लगन देखकर शेनुआन मुस्कुराया। अच्छी लड़की है, केवल उसका काम ही नहीं, उसका एटीट्यूड भी बहुत पॉजिटिव है। फोन रखते ही पीछे से फंजी ने पूछा, ये अब क्या करना है? वो चिढ़कर बोली, अब क्या करना है? क्या तुम मेरा पीछा करना बंद नहीं कर सकते? अभी थोड़ी देर पहले भी सफाई हो रही थी, फिर भी तुम घुस गए और सब गड़बड़ कर दी। फंजी थोड़ा असहज होकर बोला, हाँ, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। यी ने बैग उठाया, मुड़ी और बाहर निकलते हुए बोली, छात्र संघ के कामों में तुम क्या मदद कर सकते हो? तुम तो सदस्य भी नहीं हो, और अगर अब भी मेरा पीछा किया तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। उसके जाते हुए पीछे को देखकर फंजी के चेहरे पर उदासी छा गई। 3 साल से उसका पीछा कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए वो लड़का जिससे वो बस एक दिन पहले मिली थी ज्यादा मायने रखता है। लेकिन दूसरी ओर यीजी को उसकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, शेनुआन का फैमिली बैकग्राउंड। एंटरप्रेन्योरशिप वाला वो इलाका इतना सस्ता था, फिर भी उसने 10 मिलियन से ज्यादा खर्च करके वहां जगह खरीदी। इसका मतलब है उसे पैसों की कोई परवाह नहीं। उसका परिवार करोड़ों या उससे भी ज्यादा का होगा। फनजी पीछे से पुकारता रहा, ये जी रुको, मेरा इंतजार करो। लेकिन वो उसकी तरफ देखे बिना अपने ख्यालों में डूबी रही। वो मेरी ही उम्र का है, सिर्फ 21 साल का। ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसके मन में तुरंत एक कल्पना दौड़ गई। शेनुआन एक रौबदार सीईओ बन चुका है और उसका सेक्रेटरी खुद वही। अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकी तो कम से कम उसकी सेक्रेटरी या अधीनस्थ बनकर तो रह सकती हूं। ऐसे बैकग्राउंड वाले इंसान के पास एक नहीं कई बिजनेस होंगे। मुझे अपनी वर्क स्किल्स और खासियतें दिखानी होंगी ताकि मैं उसके आसपास बनी रह सकूं। उधर गांव के घर में जैसे ही नाना पहुंची, उसने मां का हाथ थामकर कहा, मम्मी चलो हॉस्पिटल चलते हैं। आपने ही कहा था ना, पापा को स्ट्रोक आया है। मां मुस्कुराई और बोली, नाना पहले घर तो आओ, अंदर आओ, आराम से बात करते हैं। उसे अंदर लाते हुए बोली, मैंने झूठ बोलने का इरादा नहीं रखा था बेटा, पर तू अब 27 की होने को आई है और अब तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं। तेरे साथ की लड़कियां 2-2 बच्चों की मां बन चुकी हैं। मुझे बहुत चिंता होती है। घर के अंदर एक अधेड़ उम्र की महिला और एक अजनबी आदमी उसके पापा से हंसते हुए बात कर रहे थे। जैसे ही नाना अंदर आई, वो महिला बड़े जोश से बोली, अरे नाना आ गई, आओ आओ, मिलवाती हूं तुम्हें। जो आदमी तुम्हारे पापा के साथ बैठकर पी रहा है वो डॉन काटाओ है। जूशी शहर से खास इसी मौके के लिए आया है। ये मेरे बेटे का बहुत करीबी दोस्त है। डॉन काटाओ नाम का वो आदमी भी खड़ा हुआ, मुस्कुराया और सिर हिलाकर अभिवादन किया। इतना कहकर वो औरत चेनों के पास थोड़ी झुककर जैसे कोई बड़ा राज बता रही हो बोली, सुनो, काटाओ ने अपनी खुद की कंपनी खोल ली है। दर्जनों लोगों को मैनेज करता है, हर साल करोड़ों कमाता है। अब तक कार और घर दोनों खरीद चुका है। फिर वो काटाओ की तरफ मुड़ी और पूछा, काटाओ बेटा बताओ तो जरा, कौन सी कार है तुम्हारे पास? ये सुनकर काटाओ ने विनम्रता से जवाब दिया, ज्यादा बड़ी बात नहीं है आंटी, बस BMW 5 सीरीज है। ये सुनते ही चेनो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बुरी नहीं है। उसके मन में चल रहा था, चाहे कार कैसी भी हो, सामने वाले की इज्जत तो रखनी चाहिए। तभी सामने वाला लड़का बिना झिझक आगे बढ़ा। उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला। अंदर एक चमचमाती सोने की अंगूठी थी। वो बोला, आंटी, अंकल के लिए सिगरेट और शराब तो ले ही आया, आपके लिए भी एक छोटा सा तोहफा लाया हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चेन्ना की मां ये सुनकर चौंक गई। अरे मेरे लिए भी तोहफा? उसने वो डिब्बा छेन्ना की मां को देते हुए कहा,
गांव के पुराने सोने वाले शोरूम से खास आपके लिए चुना है। 3,000 युआन से ज्यादा का है, ज्यादा महंगा नहीं है। चेन्ना की मां ने हंसते हुए कहा, हे भगवान, 3,000 से ज्यादा का, और कह रहे हो महंगा नहीं है। तभी बगल में बैठी आंटी ने बात और बढ़ा दी, देखो तो जरा कितना समझदार लड़का है, आगे चलकर बहुत अच्छा दामाद बनेगा, है ना? चेन्ना की मां भी हंस पड़ी, बिल्कुल सही बात है। फिर चेन्ना के पापा ने काटाओ को आवाज दी, अरे वहां क्यों खड़ा है, इधर आकर बैठो। उधर चेनो ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर ले गई। मम्मी चलो, बेडरूम चलो, कुछ बात करनी है। जैसे ही वो कमरे में पहुंचे, मां ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, बेटा, काटाओ तो बाहर इंतजार कर रहा है, मेहमान से इस तरह बात करना क्या सही है? चेनो ने गुस्से से कहा, क्या सही? आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा? ये सुनकर मां का चेहरा चिंतित हो गया। वो बोली, बेटा, तुम्हारे पापा और मैं तो बस तुम्हारी फिक्र करते हैं। देखो, तुम्हारी कलीग तुमसे 1 साल छोटी है और अब तक 2 बच्चों की मां बन चुकी है। चेनो ने थक चुके अंदाज में कहा, मम्मी, मुझे दूसरों से क्यों कंपेयर करना है? छोड़ो, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती। इतना कहकर उसने फोन निकाला और शेनुआन को टेक्स्ट किया, शेनुआन, मैं अपनी मम्मी से बहुत नाराज हूं। असल में मेरे पापा अस्पताल में नहीं थे। सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया ताकि मेरी शादी तय कर सकें। अब चिंता मत करो, मैं आज दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। शेनुआन ने तुरंत रिप्लाई किया, मैं हाईवे पर हूं, अपने घर का लोकेशन भेज दो। ये पढ़कर चेनो की आंखें हैरानी से फैल गईं। शेनुआन मेरे घर आ रहा है, वो सोचने लगी, ये क्या करने वाला है? कहीं वो सोचते ही उसका दिल खुशी से भर गया। फिर उसने मां से कहा, मम्मी, मेरा एक दोस्त आने वाला है। मां ने हैरानी से पूछा, दोस्त? लड़का है या लड़की? चेनो ने मुस्कुराकर थोड़ा रहस्यमय अंदाज में कहा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बाहर आंटी अब भी जोड़ियां मिलाने में लगी थीं। भाई साहब, काटाओ और नाना एकदम परफेक्ट हैं, जैसे जन्म से शादीशुदा हों। चेन्ना के पापा ने यह सुनते ही जाम उठाया, चलो जाम हो जाए, सब कुछ तो इसी जाम में है। काटाओ ने भी मुस्कुराकर गिलास टकराया, आइए अंकल, एक जाम आपकी तरफ से। समय बहुत जल्दी बीत गया। 15 मिनट बाद शेनुआन चेन्ना के घर पहुंच चुका था। उसे इतना सारा सामान लाते देख चेनो ने पूछा, शेनुआन, इतना सब कुछ क्यों लाए हो? शेनुआन मुस्कुराया, पहली बार अंकल आंटी से मिलने आया हूं, थोड़ा बहुत फल तो लाना ही था। तभी चेन्ना की मां बोली, नाना, ये कौन है? बिना किसी हिचक के शेनुआन ने वो सारा सामान चेन्ना की मां को थमाया। नमस्ते आंटी, मैं चेन्ना का बॉयफ्रेंड हूं, मेरा नाम शेनुआन है। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं, उम्मीद है आप स्वीकार करेंगी। ये सब सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। क्यूटियो एकदम चुप हो गया। आंटी को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, सच में नाना, ये तुम क्या कह रही हो? पापा ने हैरानी से मुंह खोलते हुए कहा, बॉयफ्रेंड? तूने तो कभी जिक्र तक नहीं किया। मां की आंखें भी हैरानी से फैल गईं। क्या? शेनुआन ने नमस्ते करने के बाद उपहारों से भरे डिब्बे टेबल पर रख दिए। सोने की अंगूठियों और ज्वेलरी से भरे चमकते पैकेट देखकर चेन्ना की मां विनम्रता से बोली, शेनुआन, तुम आई यही बहुत बड़ी बात है। इतने सारे गिफ्ट्स क्यों लाए? जरूरत नहीं थी। शेनुआन मुस्कुराया, आंटी, जब हम सब एक परिवार हैं तो औपचारिकता कैसी? डिब्बे में रखी चीजें देखकर चेन्ना के मम्मी पापा की आंखें चमकने लगीं। वो खुशी में बड़बड़ाए, इतना सारा? ये सब कितने का होगा? शेनुआन फिर मुस्कुराया, ज्यादा नहीं, बस 3 लाख के आसपास। ये सुनते ही चारों ने एक साथ चिल्लाया, 3 लाख? सबके मन में यही चल रहा था, क्या कोई इंसान इतनी आसानी से ये सब कर सकता है? कुछ देर के सन्नाटे के बाद आखिरकार डॉन काटाओ बोल पड़ा, आंटी, ये क्या? नाना का पहले से बॉयफ्रेंड है, आपने तो कहा था कि वो सिंगल है। आंटी ने उसकी उलझन देखकर कहा, काटाओ, घबराओ मत, मुझे भी अभी अभी पता चला है। काटाओ के मन में ख्याल आया, इतना अमीर बॉयफ्रेंड अगर पहले से था तो आज ही क्यों लेकर आई? पहले क्यों नहीं बताया? वो सोचने लगा, घर पर पहली बार आया और सीधे 3 लाख के गिफ्ट्स लेकर। लगता है मैं तो बस तमाशा बन गया। उसने फिर पूछा, आंटी, कहीं ये बॉयफ्रेंड नकली तो नहीं? मन में उसने सोचा, अगर ये सब एक्टिंग है तो ये बहुत महंगी एक्टिंग है। आंटी ने मुंह ढककर धीरे से कहा, जरा इसकी बैकग्राउंड पता करती हूं। फिर वो शेनुआन के पास आई और बोली, नमस्ते बेटा, मैं नाना की आंटी हूं। तुम तो नाना से छोटे लगते हो। कितने साल के हो? शेनुआन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नमस्ते आंटी,
मैं 21 साल का हूं। ये सुनकर आंटी ने झुककर चेन्ना की मां के कान में फुसफुसाया। सिर्फ 21? नाना से पूरे 6 साल छोटा। मन में वो सोचने लगी, अब तो और पक्का लग रहा है कि ये सब ड्रामा है। 7-8 साल की बड़ी लड़की और उससे छोटा करोड़पति बॉयफ्रेंड, कौन यकीन करेगा? ये बातें सुनकर चेन्ना की मां भी चिंता में पड़ गईं। उन्होंने पापा की तरफ देखा। पापा भी सोच में पड़ गए। उनकी आंखें हल्के से फड़क उठीं। ये देखकर शेन्युआन ने आगे कहना शुरू किया, फिलहाल मैं कॉलेज में हूं, लेकिन पार्ट टाइम फाइनेंस और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूं। ये सुनते ही आंटी के चेहरे पर मजाकिया मुस्कान फैल गई। उन्होंने मन में सोचा, अबे क्या ब्रैकेट है, आजकल तो हर कोई फाइनेंस करता है, कोई भी यकीन नहीं करेगा। फिर वो जोर से हंसी और बोली, मैंने सुना तुम शादी करने का सोच रहे हो। शादी करनी है तो घर तो होना चाहिए ना, कोई घर खरीदा है क्या? शेन्युआन ने पूरी शांति से जवाब दिया, बिल्कुल, हमारे पास 2 घर हैं, एक मेरे नाम पर और एक इनके नाम पर, दोनों स्टार सिटी में हैं। ये सुनते ही डॉन कटाओ ने गुस्से में दांत पीस लिए। उसने आंटी की ओर घूरते हुए सोचा, ये तो बस बकवास किए जा रहा है, अब तो झूठ की भी हद हो गई है। आंटी ने उसका चेहरा पढ़ लिया। वो बोली, काटाओ, शांत रहो, थोड़ी तहजीब दिखाओ, झूठ पकड़ ढहने की टेंशन मुझ पर छोड़ दो। फिर उन्होंने मुंह ढककर हल्के से हंसते हुए कहा, शेन्युआन, आत्मसम्मान अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा दिखावा किसी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं। रिश्ते में सबसे जरूरी है सच्चाई। मन में आंटी सोच रही थी, बड़ी सिटी में एक घर ही 1 करोड़ से कम नहीं आता, और ये कह रहा है 2-2 घर खरीदे, शादी से पहले नाना को घर दे देगा, झूठ की भी हद है। इन बातों का असर साफ दिखा। चेन्ना के मम्मी पापा चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। बिना किसी बहस के चेनो ने सीधे अपने फोन से तस्वीरें निकाली और कहा, आंटी, शेन्युआन ने मेरे लिए घर खरीदा है, कल ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। घर के रजिस्ट्रेशन पेपर्स और बिल की तस्वीरें भी हैं मेरे पास, सब देख सकते हैं। ये सुनते ही आंटी और चेन्ना के मम्मी पापा झुककर एक साथ तस्वीरें देखने लगे। आंटी ने फिर भी हार नहीं मानी। वो अब भी हंसते हुए सोच रही थी, ये लड़का तो बहुत बड़ा एक्टर निकला, उसे तो घर की रजिस्ट्री कॉपी तक तैयार रखी थी। अगर पैसे हैं तो दिखाना भी आता है इसे। शेन्युआन ने ज्यादा कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। उसने सीधा अपना फोन निकाला और बोला, चेन नाओ, अब शायद तुम्हें घर की चाबी मिल ही जाएगी। मैं तुम्हें 1 मिलियन युआन ट्रांसफर कर देता हूं फर्नीचर के लिए, अगर कम पड़े तो बताना। उसके मन में आया, शायद इन्हें लग रहा होगा मैं कोई धोखेबाज हूं, पर जब ये नाना का परिवार है तो इन्हें भरोसा दिलाना जरूरी है। ये सुनकर चेन्ना हैरानी से बोली, 1 मिलियन युआन? पर सॉफ्ट फर्निशिंग में इतना पैसा तो लगता नहीं। उसके इतना कहते ही चेन्ना के फोन पर एक मैसेज टनटना आया इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक। आपके अकाउंट अंत में 5,850 में 19 मई दोपहर 12:18 पर 10 लाख युआन जमा हुए हैं। फोन स्क्रीन पर ट्रांसफर मैसेज देखकर चेन्ना के मां बाप की आंखें फटी रह गईं। मां बड़बड़ाई, 1, 10, 100, 1000, लाख, अरे ये तो वाकई 10 लाख हैं। पापा तो मुंह ही खुला छोड़ बैठे। सच में 10 लाख? उन्हें सुनते ही आंटी तेजी से बोली, क्या, जरा मुझे भी दिखाओ। जैसे ही उन्होंने स्क्रीन पर देखा, उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। हे भगवान, सच में 10 लाख ट्रांसफर कर दिए इसने, और वो भी सबके सामने, और मैं इसे झूठा समझ रही थी। इतनी आसानी से अपनी गर्लफ्रेंड को फर्नीचर के लिए 10 लाख दे देना, कितने बड़े घर का लड़का होगा ये। शेन्युआन सब देखकर हल्के से मुस्कुराया और चेन्ना से बोला, ये बस थोड़ी सी रकम है, अगर सब खर्च ना हो तो बाकी पॉकेट मनी समझ लेना। डॉन का टाव वहीं जम गया। मन में सोचने लगा, ये किस्मत है, 10 लाख और वो भी पॉकेट मनी। अगर पहले ही इन लोगों ने बीच में आकर सब नहीं रोक दिया होता तो आज ये थप्पड़ मेरे चेहरे पर होता। उसने चुपचाप जाकर अपना सामान पैक किया। मन ही मन खुद से बोला, अब कोई उम्मीद नहीं बची, जो नुकसान हो रहा है उसे और मत बढ़ा। इस बार तो किस्मत ही फूटी थी, मैं तो कुछ शुरू भी नहीं कर पाया और पहले ही मात खा गया। लेकिन फिर भी उसने सोचा, चाहे रिश्ता ना बना हो, पर इतना अमीर परिवार, कौन जाने कल को कोई काम आ जाए। ये सोचकर वो धीरे से शेन्युआन के पास आया। थोड़ी बनावटी मुस्कान के साथ बोला, भाई शेन, अगर तुमने सिर्फ फर्नीचर पर 10 लाख खर्च कर दिए तो दोनों घरों की कीमत तो बहुत ही ज्यादा होगी, है ना? ये सुनकर शेन्युआन मन में मुस्कुराया। ये लड़का बड़ा समझदार है, मुझे शो ऑफ करने का मौका दे रहा है। चलो अब खुलकर बताना चाहिए। वो मुस्कुराया और बोला, ज्यादा महंगे नहीं हैं, नाना का घर लगभग 30 लाख का है
और मेरा विला करीब 1 करोड़। डॉनकाटाओ ने सिर खुजाते हुए जवाब दिया। 1 करोड़ से ऊपर? और आप कह रहे हैं ज्यादा नहीं? आपके सामने तो मेरा घर कुछ भी नहीं। उसे शेन युआन के सामने दुम हिलाते देख आंटी का चेहरा खट्टा हो गया। वो मन में सोचने लगी, ये लड़का तो हवा का रुख देखकर ही बहने लगा। कितना गिरा हुआ है ये। फिर उन्होंने सोचा, लेकिन अब तो शेन युआन हमारा परिवार है। जो भी फायदा उठाना है अभी से उठाओ। वो जोर से हंसते हुए बोली, अब से तो तुम्हें शेन प्रेसिडेंट कहकर बुलाना चाहिए। मैंने अभी अभी जो कहा था उसके लिए माफी चाहती हूं। शेन युआन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, आंटी, ये सब जरूरत नहीं है। अब तो हम सब एक ही परिवार हैं। चेन्ना के पापा का चेहरा भी हल्का हो गया। वो मुस्कुराकर बोले, शेन युआन बेटा, अब जब भी घर आओ ऐसे औपचारिक मत बनो। मां ने भी हामी भरी, बिल्कुल सही कहा। शेन युआन तो बहुत ही समझदार है। अचानक बाहर से एक लड़की अंदर दौड़ती हुई आई। उसके हाथों में 2 बड़े स्पीकर थे। वो चिल्लाई, मम्मी, पापा। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि चेन्ना की छोटी बहन चेनी थी। जैसे ही उसने चेन्ना को देखा वो खुशी से बोली, दीदी आप वापस आ गईं। वो दौड़कर बहन से लिपट गई। फिर चेन्ना ने हाथ बढ़ाकर शेन युआन की तरफ इशारा किया और बोली, ये तुम्हारे जीजाजी हैं। चेनी ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते जीजाजी। शेन युआन ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, नमस्ते। उसे देखकर शेन युआन के मन में आया, शक्ल सूरत में तो नाना जैसी ही है, पर थोड़ी भोली है। उसकी समझ भले ही कम हो पर मासूमियत कुछ ज्यादा है। एक ही मां की बेटी होकर इतनी अच्छी परवरिश कैसे मिल गई इसे? मामा मामी ने बहुत पक्षपात किया है। तभी चेन्ना के पापा की आवाज आई, सब लोग आ गए हैं ना, तो चलो खाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। शेन युआन ने वाइन की बोतल उठाई, 1 गिलास भरा और कहा, चाचा, चाची, मैं भी आपको टोस्ट करना चाहता हूं। नाना को पालना आसान नहीं था। मैं सच में खुश हूं कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी शानदार है। खाने के बाद चलेंगे कार और घर देखने। ये सोचते हुए चेन्ना की चाची पसीना पोंछती हुई सोचने लगी, रुको, नाना के लिए तो ठीक है, पर अब मुझे आने वाले ससुराल वालों के लिए भी खरीदना पड़ेगा। ये दामाद कोई अमर है क्या? वहीं दूसरी तरफ चेन्ना के माता पिता भी कम परेशान नहीं थे। उनके चेहरे पर सवालों के भारी बादल थे और दिमाग में अनगिनत प्रश्न। किसी अज्ञात समय के बाद, खाने के बाद, शेन युआन और चेन्ना के परिवार ने कार और घर दोनों खरीद लिए। चेन्ना के पिता ने हल्की नसीहत भरी आवाज में कहा, शेन युआन, हम अब बूढ़े हो गए हैं, कार ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। इतनी महंगी कार की जरूरत क्या है? उस वक्त जीयू ने कहा, पापा, जीजा तो बहुत फरमावाज हैं, आप अब भी शिकायत क्यों कर रहे हैं? उसकी मां ने भी जोड़ा, नया घर 280 मीटर का है, आप दोनों कम ही घर आते हो। इतना बड़ा घर तो खाली खाली सा लगता है। ये कहते हुए उसकी आवाज में थोड़ी ठहराव आ गई। ये देख चेन्ना उसके मां के हाथ पकड़ते हुए बोली, मां, मैं अब से ज्यादा आपके पास आती रहूंगी। मां बेटी की ये भावना देखकर चेन्ना के पिता मुस्कुराए और बोले, जब मेरी बेटी के पास बॉयफ्रेंड नहीं था। वे धीरे से बोले, अब जब है तो रो भी लेती है, लेकिन बेटी अब और मत रो, ऊपर जाकर शेन युआन के लिए खाना बनाओ। खाने के बाद शेन युआन ने चेन्ना को एक कमरे में ले जाकर उसके सोने की जगह तैयार की। वह उसके कंधे पर सिर रखकर खुशी से मुस्कुराई। शेन युआन, धन्यवाद। शेन युआन ने जवाब दिया, धन्यवाद किस लिए? तुम मेरी हो, ये कोई बात नहीं है, मुझे बस एक सवाल है। यह सुनकर चेन्ना नर्वस होकर उठी और पूछा, क्या? शेन युआन ने कहा, आज रात तुम्हारे माता पिता हमें एक ही कमरे में सोने नहीं देंगे, है ना? चेन्ना का चेहरा लाल हो गया। तुम गेस्ट रूम में सोना और जब मेरे माता पिता सो जाएं, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। योजना तय हो गई। रात 11 बजे जैसे ही उसके माता पिता सो गए, चेन्ना चुपके से उसके कमरे में आई। उसने धीरे से उसका कंधा ठपठपाया और बोली, शेन युआन, शेन युआन, तुम सो रहे हो? शेन युआन अचानक मुड़ा, उसका हाथ पकड़कर फुसफुसाया, मैं तो अभी तक तुम्हारे साथ गहरी बात भी नहीं कर पाया, मैं कैसे सो सकता हूं? फिर उसने उसे पलंग पर धकेला, अपना हाथ नीचे किया और कहा, नाना, तुम कुछ पहने बिना हो, तुम सच में मुझे समझती हो। ये कहते हुए शेन युआन ने अपनी भावनाओं को दबाए बिना उसे अपनी बाहों में लिया। चेन्ना कांप उठी, अपना मुंह जल्दी से ढकते हुए धीरे से कराह उठी। इसी वक्त जीयू जाग गई। नींद में अटक अटक कर बाथरूम की तरफ चली गई। कराहने की आवाज सुनकर उसे शक होने लगा। फिर वह दरवाजे से टिकी। अंदर से मध्यम कराहने की आवाजें आ रही थीं। जीयू ने झांका तो उसकी आंखें फैल गईं।
उसने देखा कि शेनुआन और चेन्ना मार्शल आर्ट्स की सारी 70 पोजेस के साथ अभ्यास कर रहे थे। वह शर्माते हुए सोचने लगी, हालांकि मैंने ये फिल्म दोस्त के साथ देखी है, इतनी जोरदार आवाज़, इतनी करीब से। जीजा, अब इसके आगे क्या होगा वह हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।